हेलो एंड वेलकम बैक टू एनएसएम रोबोटिक्स। आज के वीडियो में हम लोग फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स डिराइव करेंगे फॉर दिस पूमा 560 रोबोट। ये अपने रोबोट का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे हम लोग एक पूमा 560 रोबोट को उसकी फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स को सॉल्व करेंगे। ये एक बुक है जे क्रेग, वहाँ से हमने ये क्वेश्चन पिक करा है। और मैंने देखा है इस पर्टिकुलर रोबोट में यानी कि पूमा रोबोट पे बहुत सारे रिसर्च पेपर्स लिखे गए हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को इस क्वेश्चन को पर्टिकुलर इस कॉन्फ़िगरेशन में जो कि जे क्रेग में दिया गया है, इस कॉन्फ़िगरेशन में सॉल्व करते हुए बहुत सारे ऑथर्स को देखा है। साथ ही साथ मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हुए देखा है। सिमिलरली ये जो अपना पूमा रोबोट है, इसकी जो रिस्ट है, इट हैज़ अ वेरी यूनिक फीचर कि जो लास्ट के अपने 3 जॉइंट्स हैं अपने रिस्ट के, दे आर पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट, यानी कि हमारी तीनों जॉइंट एक्सेस सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। दैट इज़ वाई इस रोबोट की इनवर्स काइनेमेटिक्स निकालना बहुत एक इजी अप्रोच माना जाता है, बिकॉज ऑल द 3 जॉइंट एक्सेस आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। देयरफॉर इट इज़ फुलफिलिंग द सफिशिएंट कंडीशन for which we can calculate the closed form inverse kinematic solution. That is why ये रोबोट बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इन एकेडमिक्स, और हमें बहुत सारे रिसर्च पेपर और वर्चुअल लैब्स मिलती हैं जो कि पूमा रोबोट की फॉरवर्ड और इन्वर्स काइनेमेटिक्स को कैलकुलेट करती है। आज हम भी इस रोबोट को सॉल्व करेंगे। एज यू कैन सी ये हमें जे क्रेग बुक में दिया गया है। हम इसे इसी कॉन्फ़िगरेशन में सॉल्व करेंगे। मतलब है कि जो हमें डायमेंशंस गिवन है, फॉर एग्जांपल ये मैंने रेड में मार्क करा हुआ है, ये डिस्टेंस अपना A2 है। सिमिलरली दिस डिस्टेंस इज D3 और ये अपना A3 है और D4 है। हम इसी कॉन्फ़िगरेशन को इंटैक्ट रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बट वी आर यूजिंग दी आई वुड से क्लासिकल DH एल्गोरिदम। और जो अपनी बुक है जे क्रेग में मॉडिफाइड DH एल्गोरिदम यूज़ होता है। दैट इज़ वाई अपना जो लास्ट फ्रेम का डिस्टेंस है, ये हमको एज्यूम करना पड़ेगा दिस इज़ नॉट गिवन इन जे क्रेग, यानी कि हमें D6 डिस्टेंस, यानी कि जो अपना जॉइंट लास्ट जॉइंट है वहाँ से एंड फैक्टर तक का डिस्टेंस हमको एज्यूम करना पड़ेगा, बिकॉज वी आर यूजिंग अ स्लाइटली डिफरेंट DH एल्गोरिदम। ठीक है, अब इस इंफॉर्मेशन को याद रखते हुए लेट मी जस्ट शो यू दी 3D मॉडल ऑफ दिस रोबोट, और हम उसके एक बार मोशन को एनालाइज कर लेते हैं। ये अपना पूमा रोबोट है। इसको अब हम डिफरेंट लिंक्स एंड जॉइंट्स को एक बार देख लेते हैं, उसके बाद इसके मोशन को एनालाइज करेंगे। ये जो अपना येलो कलर में लिंक है, दिस इज लिंक 0, ये फिक्स्ड लिंक है। दिस इज लिंक 1 जो ऑरेंज कलर में है। दिस इज लिंक 2 जो कि ग्रे कलर में है। दिस इज लिंक 3 जो कि ब्लू कलर में है। उसके बाद ये जो गोल्डन कलर में है, दिस इज लिंक 4। इसके अंदर जो ग्रीन कलर में है, दिस इज लिंक 5। और लास्ट में जो अपना ये पिंक कलर में, दिस इज लिंक 6। टोटल 6 लिंक इंक्लूडिंग ग्राउंड, और साथ ही साथ इसमें अपनी टोटल 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती हैं, जो कि सारे के सारे अपने रोटरी वेरिएबल्स होते हैं, ऑल थीटा फ्रॉम θ1 टू θ6। अभी हम क्या करते हैं, लेट अस नाउ जस्ट एनालाइज दिस मोशन। सबसे पहले ये जो जॉइंट है, दिस इज जॉइंट 1, दिस इज अ ट्विस्टिंग जॉइंट। ये जॉइंट अपना लिंक 0 यानी कि ग्राउंड और लिंक 1 के बीच में है। ये वाला है ग्राउंड और ये वाला है लिंक 1, इन दोनों के बीच में देयर इज अ ट्विस्टिंग जॉइंट, उसका मोशन होता है इस तरीके से। अब अपना लिंक 1 और ये जो ग्रे में है लिंक 2, इन दोनों के बीच में अपना सेकेंड जॉइंट है, दैट इज अ रेवोल्यूट जॉइंट। ये हो गया लिंक 1 और लिंक 2 के बीच में रेवोल्यूट जॉइंट। अब अपना लिंक 2 और लिंक 3 के बीच में होगा एक और रेवोल्यूट जॉइंट। दिस इज अनदर रेवोल्यूट जॉइंट बिटवीन लिंक 2 एंड लिंक 3। इसके बाद अपना लिंक 3 और लिंक 4। ये ब्लू वाला है लिंक 3 और ये है गोल्डन वाला है लिंक 4। इन दोनों के बीच में देर इज अनदर जॉइंट, जॉइंट 4। ये जॉइंट जो अपना है, दैट इज अ ट्विस्टिंग जॉइंट। ये वाला अपना ट्विस्टिंग जॉइंट है। अब हम क्या करेंगे, अपने लिंक 4 जो कि गोल्डन कलर में है और लिंक 5 जो कि ग्रीन कलर में है उसी के अंदर, तो लिंक 4 एंड लिंक 5 के बीच में जो जॉइंट है, दैट इज अ रेवोल्यूट जॉइंट। ये जो देख रहे हो, दिस इज अ रेवोल्यूट जॉइंट। अब अपना लिंक 5 यानी कि ग्रीन में जो है और लिंक 6 ये जो पिंक में है, इन दोनों के बीच में देर इज अ ट्विस्टिंग जॉइंट, दिस इज जॉइंट 6।
आप देख रहे हो ये जो डिस्क है पिंक कलर की, ये रोटेट कर रही है लाइक दिस। सो अगर मैं इसके फ्रेम्स को इनेबल कर दूँ, सो ये कोऑर्डिनेट फ्रेम है अपने लिंक 6 का। अब आपको ज़्यादा ईजी होगा इसे देखने में। सो एज यू कैन सी एंटायर फ्रेम इज़ रोटेटिंग अलॉन्ग विद द पिंक डिस्क। सो ये जो अपना पिंक डिस्क है ये है अपना लिंक 6 और ये लिंक 5 के रिस्पेक्ट में रोटेट कर रही है। सो अगेन हमने अपने सारे के सारे जो हमारे जॉइंट्स हैं उनके मोशन को एनालाइज कर लिया इन 3 डायमेंशंस। सो लेट अस नाउ मूव टू द इमेज एंड सॉल्व द क्वेश्चन। सो जैसे कि देख सकते हो जो भी इररेलेवेंट डेटा था, इररेलेवेंट फ्रेम्स थे, जो मार्किंग जे क्रेग ने अपने हिसाब से करी थी, वो मैंने इसको अभी डिलीट कर दिया है और हम इसे अपने क्लासिकल डीएच एल्गोरिदम से यूज़ करेंगे और सॉल्व करेंगे। सो हम यहाँ पे अपनी मार्किंग करेंगे, बट मैंने जो इंपॉर्टेंट डायमेंशंस हैं जैसे कि A2, D3, A3 एंड D4, ये मैंने डायमेंशंस एज इट इज़ इंटैक्ट रखे हैं और हम इन्हीं पैरामीटर्स को यूज़ करेंगे। बस हम अपना एक लास्ट में एक फाइनल जो हमारा लीनियर डायमेंशन होगा D6, वो हम यूज़ करेंगे एज्यूम करके, बिकॉज वी आर यूजिंग अ स्लाइटली डिफरेंट वेरिएशन ऑफ द डीएच एल्गोरिदम, दैट इज़ वाई वहाँ पे हमको एक डिस्टेंस एज्यूम करना पड़ेगा, बिकॉज जे क्रेग इज़ यूजिंग दी मॉडिफाइड डीएच एल्गोरिदम। देयरफॉर उनको उस डिस्टेंस की ज़रूरत नहीं पड़ी, बिकॉज इन दी मॉडिफाइड डीएच एल्गोरिदम आप हर लिंक के प्रॉक्सिमल एंड यानी लोअर एंड पे फ्रेम अटैच करते हो। दैट इज़ वाई जो लास्ट लिंक है ना, उसका जो एंड इफेक्टर वाला फ्रेम है वो जे क्रेग के हिसाब से वो वाला जो फ्रेम है वो असाइन नहीं किया जाता है। दैट इज़ वाई वो लास्ट का डिस्टेंस नहीं लेते हैं। सो हम तो इसे अपने तरीके से करेंगे। सो लेट अस नाउ स्टार्ट विद द प्रोसेस। सो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए मैंने काइनेमेटिक डायग्राम ऑलरेडी इसका बना लिया है और मैं भी आपको शो कर देता हूँ, स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा कि इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। सो बिफोर मेकिंग दी काइनेमेटिक डायग्राम मैं आपको एक चीज़ शो करना चाहता हूँ। सो ये कॉन्फ़िगरेशन हमको जे क्रेग में गिवन है। सो अकॉर्डिंग टू दैट बुक हमें जो डायग्राम गिवन है उसमें ये जो अपना ब्लू वाला लिंक है इसकी पोजीशन वर्टिकली डाउनवर्ड है, बट इन रियलिटी अगर मैं आपको इस पर्टिकुलर रोबोट की होम पोजीशन बताऊं, सो अकॉर्डिंग टू दिस सॉफ्टवेयर ये अपनी रोबोट की होम पोजीशन है, बट आपको जो बुक में गिवन है दैट इज़ इन दिस पोजीशन। सो हमने जो इस रोबोटिक्स 101 कोर्स में जो अप्रोच यूज़ करी है वो हमने ये यूज़ करी है कि जो हमारे जितने भी रोटरी एंगल्स होते हैं वो सारे के सारे 0 डिग्री पे होते हैं इन द होम पोजीशन। सो एज यू कैन सी अगर मैं अपने ग्रे वाले लिंक को यानी कि लिंक 2 और ये जो ब्लू वाला लिंक है यानी लिंक 3, सो अगर ये अपना लिंक 2 है, सो अगर ये अपना लिंक 2 है, इससे अगर मैं आगे की साइड एक्सटेंड कराऊँ, अगर मैं एक एज्यूम करना इस डायरेक्शन में एक लाइन एक्सटेंड करूँ, सो उस लाइन से जो अपना ये लिंक 3 है ब्लू वाला, इसके बीच का जो एंगल है ये अपना एंगल अगर 0 हो जाए सो वो हमारे कंसेप्ट के अकॉर्डिंग होम पोजीशन होगी। सो मैंने इस एंगल को 0 करा लाइक दिस। सो अगर मैंने अपने ग्रे वाले लिंक को और ब्लू वाले लिंक को यानी कि ये ग्रे लिंक और ये ब्लू लिंक अगर ये एक ही स्ट्रेट लाइन में है तो इन दोनों के बीच का एंगल यानी कि ये वाला जो एंगल है ये 0 हो जाएगा लाइक दिस, और यही हमारा होम पोजीशन है। सो सबसे पहले हम जो अपना काइनेमेटिक डायग्राम बनाएंगे वो इस पोजीशन में बनाएंगे। सो इसके साथ ही लेट अस नाउ स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द काइनेमेटिक डायग्राम। सो अब हम अपने काइनेमेटिक डायग्राम को बनाते हैं। सो बहुत ध्यान से देखना, ये जो हमें रोबोट गिवन है ये एक 3 डायमेंशंस में हमें गिवन है। सो आप इस रोबोट को इस डायरेक्शन से देख रहे हो और हम इसे यहाँ से देख के इस 3D ऑब्जेक्ट का 2D में एक काइनेमेटिक डायग्राम बनाएंगे जैसे हम अपने इंजीनियरिंग ड्राइंग में बनाया करते थे, ठीक है ना। सो अगर मैं यहाँ पे रेफरेंस के लिए बताऊँ, सो जो हमारा कंप्यूटर स्क्रीन का प्लेन है ये अपने 2 डायमेंशन हो जाएंगे, और जो भी लाइन हम 3rd डायमेंशन में बनाएंगे ना लाइक दिस, जो भी ऐसे एंगल पे लाइन होगी वो रिप्रेजेंट करेगी दैट वी आर गोइंग इन द 3rd डायमेंशन, दैट इज आइदर वी आर गोइंग इनसाइड द कंप्यूटर स्क्रीन और वी आर कमिंग आउट ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन, ठीक है। सो ये एग्जाम्पल के लिए ये जो लाइन है इसका मतलब है कि ये वाला जो लिंक का पोर्शन है दैट इज इनसाइड द कंप्यूटर स्क्रीन बाय दिस मच यूनिट्स, ठीक है। सो अब इस इंफॉर्मेशन के साथ लेट मी जस्ट गाइड यू टू द मेकिंग ऑफ दिस काइनेमेटिक डायग्राम। सो सबसे पहले ये क्या है अपना, दिस इज फिक्स्ड लिंक, ये एंटायर पोर्शन फिक्स्ड लिंक है। सो इसको हमने काइनेमेटिक डायग्राम में यूजिंग द रेगुलर रिप्रेजेंटेशन ये अपना हो गया फिक्स्ड लिंक। सो इसको साथ साथ मेंशन कर देते हैं। सो दिस इज लिंक 0 यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक। लिंक 0 और लिंक 1 के बीच में क्या बन रहा है अपना, यहाँ पे बन रहा है ट्विस्टिंग जॉइंट,
अगर यहाँ से समझना है तो वीडियो में वापस जाके जो मैंने 3D में दिखाया था उसको एक बार रिफ़र कर लेना। तो यहाँ पे अपना बन रहा है ट्विस्टिंग जॉइंट। तो ये हो गया लिंक 0, और ये जो पोर्शन है जिसको हमने ऑरेंज कलर से शो करा था, दिस इज़ लिंक 1, दोनों के बीच में ट्विस्टिंग जॉइंट है। सो अगर आप इसे इस डायरेक्शन से देख रहे हो, सो ये वाली जो लेंथ है, एंटायर लेंथ ऑफ द लिंक 1 इज़ गोइंग इनसाइड द कंप्यूटर स्क्रीन। इसलिए हमने इसको अपने 2D में एक स्लैंट लाइन से यानी टेढ़ी लाइन से बनाया है। दैट मीन्स दिस इज़ द डायमेंशन दैट इज़ गोइंग इनसाइड द कंप्यूटर स्क्रीन। और ये हो गया अपना, दिस इज़ लिंक 1। ठीक, लिंक 0 और लिंक 1 के बीच में यहाँ पे ट्विस्टिंग जॉइंट बना है। सो दिस इज़ अ स्लाइटली डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन। डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन आपको डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन यूज़ करनी पड़ती है। अगर यहाँ पे रेगुलर ट्विस्टिंग जॉइंट की रिप्रेजेंटेशन यूज़ करते, ऐसे ट्राइंगल वाली, तो वो थोड़ा सा समझने में ऐसे प्रॉब्लम होती ना कि किस डायरेक्शन में जा रहा है। इसलिए अपने क्वेश्चन और सिचुएशन के हिसाब से अपने ट्विस्टिंग जॉइंट और रेवल्यूट जॉइंट की रिप्रेजेंटेशन को बदल लेना चाहिए। और हमने यहाँ पर एक दूसरी रिप्रेजेंटेशन यूज़ करी है। ठीक, सो इसका मतलब है कि लिंक 1 हमारा लिंक 0 के रिस्पेक्ट में ऐसे रोटेट कर सकता है, और ये जो लिंक 1 की लेंथ है दैट इज़ गोइंग इनसाइड द कंप्यूटर स्क्रीन। अब हम देखते हैं अपने लिंक 2 को। सो ये अपना लिंक 0 हो गया था, ये अपना लिंक 1 हो गया था, ये अपना लिंक 2 है। लिंक 1 और लिंक 2 के बीच में इस पोजीशन पे एक रेवल्यूट जॉइंट है जिसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन इस टाइप से है। सो ये अब हम अपने 2D में बना लेंगे। सो बिटवीन लिंक 1 और ये हो गया अपना लिंक 2। सो ये जो पोर्शन है इस शेप में, ये बेंड शेप में, दिस इज लिंक 2। ये पूरा सिंगल पार्ट है, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। ठीक, सो दिस एंटायर थिंग इज लिंक 2। लिंक 2 और लिंक 1 के बीच में ये वाला जो जॉइंट है दैट इज द रेवल्यूट जॉइंट। ये अपना जॉइंट 2 है। ठीक, सो अब ये क्वेश्चन आ रहा है कि हमने लिंक 2 को स्ट्रेट क्यों नहीं बनाया। हमने यहाँ पे ये ऐसे बेंड क्यों लगाया लिंक 2 में, और लिंक 3 को थोड़ा सा आगे की तरफ बनाया है इन दिस डायरेक्शन। ऐसा क्यों बनाया है? ऐसा हमने इसलिए करा है बिकॉज जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, अगर आप देखो ये जो जॉइंट 2 इस जगह पे बनेगा और ये जो जॉइंट 3 है ये थोड़ा सा आगे बनेगा। तो आप इन दोनों के बीच में डिस्टेंस देख रहे हो, ये वाला और ये वाला। जब आप इसे 3D में देखोगे ना, सो यहाँ पे कुछ एक डिस्टेंस आएगा। ठीक है, सो इस डिस्टेंस के चलते हमें नहीं पता, ये डिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, और काइनेमेटिक डायग्राम में भी ये डिस्टेंस एक्चुअली इररिलेवेंट ही रहेगा, बट रोबोट की फिजिकल कंस्ट्रक्शन में ये कुछ एक डिस्टेंस आता है। स्पेशली जो ये कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे हमें क्लियरली एक डिस्टेंस दिख रहा है। दैट इज़ वाई हमने अपने काइनेमेटिक डायग्राम में ये वाला डिस्टेंस लिया है, सो दैट जो हमारे रोबोट की फिजिकल कंस्ट्रक्शन है उसको जस्टिफाई कर सकें। ठीक, तो इसके बाद ये हो गया अपना लिंक 2 बेंड पोर्शन, और यहाँ से लेके ये वाला पोर्शन, ये जो पूरा पोर्शन है, सो ये एक लिंक है और यहाँ तक। ठीक है, तो ये सिंगल सॉलिड लिंक है, यानी यहाँ से लेके ये पूरा यहाँ तक, दिस इज लिंक 3। सो लिंक 2 और लिंक 3 के बीच में दिस इज जॉइंट 3। ये अपना दूसरा रेवल्यूट जॉइंट है जिसको कि हम अपने इस वाले जॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो दिस इज लिंक 3। लिंक 3 और लिंक 2 के बीच में जो जॉइंट बना है दैट इज़ दी जॉइंट नंबर 3, और वो ये वाला जॉइंट है जिसको हम अपने काइनेमेटिक डायग्राम में यहाँ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो दिस इज जॉइंट 3। अब हम देखते हैं अपना लिंक 4 को। सो ये जो अपना पोर्शन है ये वाला गोल्डन रंग का, दैट इज़ लिंक 4। सो लिंक 4 और लिंक 3 के बीच में एक ट्विस्टिंग जॉइंट है। सो ये अपना पूरा यहाँ तक लिंक 3 है, ये वाला पोर्शन हो गया लिंक 4। सो लिंक 4 और लिंक 3 के बीच में देयर इज़ अ ट्विस्टिंग जॉइंट, ये अपना ट्विस्टिंग जॉइंट है। सो ये हो गया अपना जॉइंट 4। ठीक, अब लिंक 4 के आगे ये है अपना लिंक 5, और ये है अपना लिंक 6, और ये जो पॉइंट है दिस इज एंड इफेक्टर, जैसे कि होता ही है। ठीक, नॉर्मली। सो लिंक 5 और लिंक 6 के बीच में देर इज दिस जॉइंट, सॉरी लिंक 5 एंड लिंक 4 के बीच में दिस इज जॉइंट 5। सिमिलरली लिंक 6 और लिंक 5 के बीच में है अपना एक और जॉइंट जो कि है जॉइंट 6। ये अपना रेवल्यूट जॉइंट है और ये अपना ट्विस्टिंग जॉइंट है, जैसा कि मैंने आपको 3D में दिखाई दिया था। यहाँ पर आप देखोगे तो आपको इतना क्लियर नहीं होगा। सो यहाँ पे एक ट्विस्टिंग जॉइंट है, यहाँ पे एक रेवल्यूट जॉइंट है, और यहाँ पे एक और ट्विस्टिंग जॉइंट है।
सो हमारे जो रिस्ट है वहाँ पे 3 जॉइंट्स हैं जिसको हमने काइनेमेटिक डायग्राम में इस तरीके से शो कर दिया है। साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट डिस्टेंस हमें गिवन थे, फॉर एग्जांपल ये डिस्टेंस A2 था, सो दिस इज जॉइंट 2 और जॉइंट 3 के बीच का डिस्टेंस A2। सो जैसा देख सकते हो ये हो गया जॉइंट 2 और ये हो गया जॉइंट 3, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था A2। इसको हमने मार्क कर लिया है अपने डायग्राम में लाइक दिस। सिमिलरली ये जो डिस्टेंस है D3 यानी कि जॉइंट 1 से लेके जॉइंट 3 तक का डिस्टेंस इन दिस डायरेक्शन दैट इज इक्वल टू D3। सो हम देख लेते हैं, ये हो गया अपना जॉइंट 1 कुछ इस जगह पे या इस जगह पे मान लो, बिकॉज एक दूसरे के ऊपर ही है। सो ये हो गया जॉइंट 1, ये हो गया जॉइंट 3। सो इस डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है ये वाला डिस्टेंस दिस इज गिवन D3, यहाँ पे मार्क है ये D3 क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। सो यहाँ से यानी कि जॉइंट 1 से लेके जॉइंट 3 तक का डिस्टेंस हमें D3 गिवन है, इसको हमने यहाँ पे मार्क कर लिया है। सिमिलरली ये जो डिस्टेंस है दैट इज A3, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। सो इसके लिए हमें पीछे वाली इमेज पे जाना पड़ेगा। सो जैसा देख सकते हो इस जॉइंट के सेंटर से ये जो आपका आगे का ट्विस्टिंग जॉइंट बन रहा है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी ट्विस्ट जॉइंट से रेवोल्यूट जॉइंट के बीच का डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू A3। सो ये हो गया अपना ट्विस्ट जॉइंट और ये हो गया अपना रेवोल्यूट जॉइंट, दोनों के बीच का डिस्टेंस इज इक्वल टू A3, ये भी हमने मार्क कर लिया। और जो नेक्स्ट हमारा डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू D4 जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। सो D4 है अपना जॉइंट 3 से यानी रेवोल्यूट जॉइंट से आगे के रेवोल्यूट जॉइंट तक का डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू D4। ये हमें ट्विस्टिंग जॉइंट के आगे वाले रेवोल्यूट जॉइंट तक का डिस्टेंस गिवन है D4। सो ये मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। सो जैसा देख सकते हो रेवोल्यूट जॉइंट से आगे वाले रेवोल्यूट जॉइंट तक का डिस्टेंस यानी यहाँ तक का डिस्टेंस दैट इज गिवन बाय D4। सो ये हमने अपने क्वेश्चन में मार्क कर लिया है। साथ ही साथ बिकॉज यहाँ पे दो जॉइंट्स हैं, दिस इज रेवोल्यूट जॉइंट एंड दिस इज ट्विस्टिंग जॉइंट, और दोनों के बीच का डिस्टेंस हमको नहीं पता है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है। सो फॉर द टाइम बिंग हमने इसको D5 एज्यूम कर लिया है और काइनेमेटिक्स से हमें पता है दोनों के ओरिजिन एक ही पॉइंट पे आएंगे, सो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। बट क्योंकि मेरे को दोनों ओरिजिन्स अलग अलग बनाने हैं, मतलब दोनों जॉइंट्स मेरे को अलग अलग शो करने हैं, दैट इज़ वाई यहाँ पे कुछ फिजिकल डिस्टेंस मैंने सेपरेट किया है सो दैट हम इसे बेटर रिप्रेजेंट कर सकें। उसके लिए मैंने यहाँ पे D5 को एज्यूम करा है। दिस इज़ टोटली ऑप्शनल। अगर आपको पहले ही पता है कि दोनों ही ओरिजिन से एक पॉइंट में आएंगे सो आप उसे एक ही जगह बना लेना, इस डिस्टेंस को मत लेना। बट इससे थोड़ी क्लियरिटी रहती है कि हमारे दो जॉइंट सेपरेटेड हैं, देयरफॉर उनके बीच में कुछ डिस्टेंस हमने इनिशियली एज्यूम कर लिया। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे काइनेमेटिक्स से, अगर ये 0 हो जाता है तो हम इसे 0 कर देंगे। और फाइनली बिकॉज हम यहाँ पे क्लासिकल DH एल्गोरिदम ले रहे हैं दैट इज़ वाई हमें एंड इफेक्टर फ्रेम तक का डिस्टेंस लेना पड़ेगा, बिकॉज जो जे क्रेग हैं वो यूज़ करते हैं अपना मॉडिफाइड DH एल्गोरिदम और उसमें एंड इफेक्टर फ्रेम नहीं बनाया जाता है, उसमें लास्ट फ्रेम अपना लास्ट जॉइंट तक ही सीमित रहता है। बट हमने यहाँ पे क्लासिकल DH यूज़ करा है, दैट इज़ वाई हमने एंड इफेक्टर बनाया है, और एंड इफेक्टर बनाया है दैट इज़ वाई हमें ये डिस्टेंस भी लेना पड़ेगा, बिकॉज हम एक लास्ट फ्रेम एंड इफेक्टर पे अटैच करेंगे। ठीक, सो ये डिस्टेंस मैंने एज्यूम कर लिया है, बाद में देखा जाएगा इनकी वैल्यूज़ क्या आती है। ठीक, सो जो फॉरवर्ड काइनेमेटिक सॉल्यूशन है दैट इज़ नॉट अ यूनिक सॉल्यूशन, जो भी जैसे भी सॉल्व करेगा सबका अलग अलग आंसर आएगा, सबका मॉडल अलग होगा। और आप कैसे कंफर्म करोगे कि आपका मॉडल ठीक है? सो यू हैव टू वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ दैट मॉडल फॉर द होम पोजीशन। सो वो मैं आपको लास्ट में करके दिखा दूंगा, हम इसकी वेरिफिकेशन एक बार कर लेंगे। सो विद दिस हमने अपना काइनेमेटिक डायग्राम बना लिया है। मुझे पता है ये डायग्राम समझने में हो सकता है काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हो जाए, सो इसको एक बार 3D मॉडल से कंपेयर करना और इसको 2-3 बार रिपीट करके बनाने की कोशिश करना, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो लेट अस नाउ मेक दी use the DH algorithm and assign the different coordinate frames. So let us now assign different coordinate axes. So सबसे पहले हम assign करेंगे अपनी Z axis. So जैसा आपको पता है कि ये अपना joint 1 है, this is a twisting joint. So यहाँ से अपनी पास होगी Z0. So जैसा कि ये अपना twisting joint है, so ऐसे करके अपना लिंक 1 ट्विस्ट करेगा विद रिस्पेक्ट टू लिंक 0. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द जॉइंट एक्सिस फॉर द जॉइंट 1. इसको हम Z0 से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड अलोंग दिस एक्सिस जो हमारा रोटेशन होगा वहाँ पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी यानी कि रोटरी वेरिएबल होगा दैट विल बी इक्वल टू θ1. सिमिलरली ये हो गया अपना, दिस इज द रेवोल्यूट जॉइंट.
सो इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन इज गोइंग टू बी आइदर गोइंग इनसाइड द कंप्यूटर स्क्रीन और कमिंग आउट ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन, जिसके अबाउट हमारा लिंक 2 रोटेट करेगा विद रिस्पेक्ट टू द लिंक 1। सो ये चॉइस आप पे डिपेंड करती है टू आइदर टेक इट आउट ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन और इनसाइड द कंप्यूटर स्क्रीन। सो हमने इसको इस डायरेक्शन में बना लिया टू बी गोइंग इनसाइड द कंप्यूटर स्क्रीन। सो ये अपने जॉइंट 2 की जॉइंट एक्सिस है। सो यहाँ से जो z एक्सिस पास होगी that will be equal to z1 and the variable rotary variable that will be equal to theta 2, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम है थीटा 2 अबाउट दिस एक्सिस। नाउ अपना आ जाता है लिंक 2 और लिंक 3 के बीच में जो जॉइंट 3 है। जॉइंट 3 इज ऑल्सो रेवल्यूट जॉइंट, और यहाँ पे हमारी जॉइंट एक्सिस जो होगी दैट कैन बी आइदर गोइंग इनसाइड द कंप्यूटर स्क्रीन और कमिंग आउट ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन। सो ये मेरे पे डिपेंड करता है। सो मैंने इसको अलाइन कर दिया विद द प्रीवियस z एक्सिस। सो इसको हमने थोड़ा सा डिस्टेंस देके बनाते हैं सो दैट ये ब्लैक लाइन हमको विजिबल रहे, है ना। अगर ब्लैक के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा तो हो सकता है आपको लगे कि ये यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी है। सो मैंने थोड़ा सा स्लाइटली ऑफसेट देके इस रेड लाइन को बनाया है। दिस इज द जॉइंट 3 एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ जॉइंट 3 रिप्रेजेंटेड बाय z2। और यहाँ से जो अपना डिग्री ऑफ फ्रीडम है रोटरी वेरिएबल दैट विल बी इक्वल टू थीटा 3। सो ये हो गया अपना जॉइंट 3। अभी हो गया अपना जॉइंट 4। सो जॉइंट 4 है लिंक 3 और लिंक 4 के बीच में दिस इज अ ट्विस्टिंग जॉइंट। सो फॉलोइंग द यूजुअल कन्वेंशन, हमें नहीं पता है कि इसका ओरिजिन कहाँ पे है, दैट इज़ वाई हमने इस डायरेक्शन में, यूजुअली जब आपको ओरिजिन नहीं पता होता है सो आप एक जॉइंट के सेंटर से बना लेते हो लाइक दिस। सो हमने जॉइंट के सेंटर से ये एक्सेस बना ली। दिस एक्सेस रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन अबाउट विच द लिंक 3 इज ट्विस्टिंग विद रिस्पेक्ट टू लिंक 4। सो ये हो गया अपना जॉइंट 4 की एक्सेस। सो जॉइंट 4 होने के चलते यहाँ से जो z एक्सेस पास होगी दैट विल बी z3, और अबाउट दिस एक्सेस जो हमारा रोटरी वेरिएबल होगा दैट विल बी इक्वल टू थीटा 4। ठीक है, अभी हो गया अपना लिंक 4 और लिंक 5 के बीच में दिस इज अ रेवल्यूट जॉइंट। सो अगेन जो एक्सेस ऑफ रोटेशन है दैट इज आइदर इनसाइड द कंप्यूटर स्क्रीन और कमिंग आउट ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन। सो हमारी z1 और z2 दोनों ही हमने कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर की तरफ ली हैं। दैट इज वाई इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू टेक एज मैनी z एक्सेस इन द सेम डायरेक्शन एज इट इज़ फिजिकली पॉसिबल। सो मैं चाहूँ तो अपने z एक्सेस को बाहर की तरफ बना सकता हूँ, बट वहाँ पे हमारे z2 है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी। सो हम चाहते हैं कि अपने z जितने भी मैक्सिमम z एक्सेस हैं सारे एक ही डायरेक्शन में हो, तो हमने इसको फिर कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर ही बनाया है लाइक दिस। सो ये हो गई अपनी, दिस इज जॉइंट 5। सो जॉइंट 5 से जो z एक्सेस पास होगी दैट विल बी z4, और इसके अबाउट जो रोटरी वेरिएबल होगा दैट विल बी इक्वल टू थीटा 5। ठीक है, अब अपनी आती है लिंक 5 और लिंक 6 के बीच में जो जॉइंट है दिस इज अ ट्विस्टिंग जॉइंट, दिस इज जॉइंट 6। सो ट्विस्टिंग जॉइंट की एक्सिस ऑफ रोटेशन है इन दिस डायरेक्शन। सो दिस इज जॉइंट 6। सो यहाँ से अपनी z5 पास होगी, और इसके अबाउट जो रोटेशन है वहाँ पे जो रोटरी वेरिएबल है दैट विल बी, बिकॉज दिस इज जॉइंट 6 तो यहाँ पे थीटा 6 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो अपना एंड इफेक्टर है यहाँ पे अपना z एक्सेस हम बना लेते हैं। सो इट इज़ यूजुअली कंस्ट्रक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्रोच वेक्टर ऑफ द रिस्ट। सो ये अपना यूजुअली प्रीवियस वाले z एक्सेस के ही डायरेक्शन में बनाया जाता है। सो दिस इज z6, और इसके अबाउट कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम या फिर रोटेशन नहीं है। सो इस तरीके से हमने अपनी z एक्सेस बना ली है सारी के सारी। नाउ लेट अस कंस्ट्रक्ट द x एक्सेस। सो सबसे पहले हम बनाएंगे अपनी x1। सो ये जितने भी इंटरमीडिएट फ्रेम्स हैं इन सब की x एक्सेस बनानी है। सबसे पहले वी विल कंस्ट्रक्ट x1। सो x1 के लिए हमें देखना पड़ेगा द डायरेक्शन ऑफ z0 एंड z1। सो z0 अपनी जा रही है वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम दिस पॉइंट, और ये एक आर्बिट्ररी पॉइंट है। इसको आप लिंक 0 के अलोंग किसी भी पॉइंट पे ले सकते हो, बट यूजुअली आप अपने जॉइंट के सेंटर पे लेना, दैट इज़ अ गुड प्रैक्टिस। ठीक, और अगर क्वेश्चन में इस पॉइंट से लेके ग्राउंड की फाउंडेशन तक का कोई फिक्स डिस्टेंस होगा तो वो आप अपने ds टेबल में एडजस्ट कर लेना, बट फॉर दिस क्वेश्चन हमने इसे जॉइंट के सेंटर पे अज्यूम करा है। सो अपनी z0 का डायरेक्शन है वर्टिकली अपवर्ड, z1 इज गोइंग आउट ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन,
और अगर आप अपने Z1 को बैकवर्ड प्रोड्यूस करोगे इन दिस डायरेक्शन, सो ये अपने Z0 को इस पॉइंट पे आके कट करेगी। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द DH एल्गोरिदम, सो मैं क्या करता हूँ, पहले तो अपनी Z1 को बैकवर्ड प्रोड्यूस करता हूँ फ्रॉम दिस पॉइंट। सो मैं एक स्लाइटली ऑफसेट लाइन बना रहा हूँ उसके बीच में, सो दैट अपने ब्लैक लिंक को वो कवर ना कर ले, ठीक है ना। सो इसका मतलब ये है कि ये जो अपनी Z1 है ये इस पॉइंट से पास हो रही है। सो टेक्निकली दिस इज़ द ओरिजिन ऑफ फ्रेम 1 अकॉर्डिंग टू DH एल्गोरिदम। सो ये अपनी Z1 हो गई। अब आपको X1 बनाना है। सो X1 के लिए यू कैन जस्ट मेक इट, जो Z0 और Z1 का प्लेन है, इस प्लेन के आप परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अपने X1 को बना सकते हो अकॉर्डिंग टू द DH एल्गोरिदम। सो ये जो अपना प्लेन आया, द प्लेन ऑफ Z0 एंड Z1, इससे अगर हम परपेंडिकुलर बनाएंगे, सो वी हैव, या तो ये वाला डायरेक्शन है और ये वाला डायरेक्शन है, या तो राइट में बनाऊंगा या फिर उसे लेफ्ट में बनाऊंगा। सो द चॉइस इज़ आर्बिट्ररी, दैट इज़ वाई हमने इसको क्या करा, इस पॉइंट से लेके हमने इसको बना लिया अपने राइट हैंड साइड की तरफ। सो दिस इज़ X0, सॉरी दिस इज़ नॉट X0, ये हो जाएगा अपना X1, बिकॉज हम अपने फ्रेम 1 को बना रहे हैं। सो ये हो गया अपना X1, ठीक है। सो इसको थोड़ा सा आगे की तरफ एक्सटेंड कर देते हैं लाइक दिस। सो ये हो गया अपना X1। नाउ अपने जो फ्रेम 1 है इसमें X1 आ गया हमारे पास, Z1 आ गया। नाउ वी हैव टू यूज़ द राइट हैंड रूल एंड वी हैव टू क्रिएट Y1। सो Y1 के लिए हम Z1 से X1 की तरफ अपने राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करेंगे। सो हमारा थंब पॉइंट करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड लाइक दिस। सो ये जो है दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ Y1। इसी के साथ इस पॉइंट पे हमारा फ्रेम 1 बन गया है। नाउ लेट अस मूव टू द सेकंड इंटरमीडिएट फ्रेम। सो सेकंड इंटरमीडिएट फ्रेम है हमारा फ्रेम 2। फ्रेम 2 में हमारे पास वी हैव द डायरेक्शन ऑफ Z2। सो ये अपना Z2 है। अब हमें बनाना है X2। सो X2 के लिए हमें देखना पड़ेगा Z2 के डायरेक्शन को और Z1 के डायरेक्शन को। सो ये हो गया अपना Z2 और ये हो गया अपना Z1, यानी कि इस पॉइंट से Z1 आ रहा है, ना कि अपने जॉइंट के सेंटर से। बिकॉज अपनी Z1 एक्सेस को जब हमने बैकवर्ड प्रोड्यूस करा तो उसने Z0 को इस पॉइंट पे काटा। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू DH एल्गोरिदम ओरिजिन को हमारा बैकवर्ड शिफ्ट कर दिया गया है इस पॉइंट पे, ठीक है। सो अब सबसे पहले हम अपने X2 को देख लेते हैं। सो Z2 है, कंप्यूटर स्क्रीन से अंदर की तरफ जा रहा है। Z1 इज़ ऑल्सो गोइंग इनसाइड द कंप्यूटर स्क्रीन। सो Z1 और Z2 ये दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के। सो ये अगर पैरेलल हैं तो जो हमारा X2 होगा, X2 विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ द कॉमन नॉर्मल बिटवीन Z1 एंड Z2 अकॉर्डिंग टू द DH एल्गोरिदम। सो Z1 और Z2 के बीच में ये जो कॉमन नॉर्मल है ना, ये डिस्टेंस, इसी के अलोंग हमारा X2 बनेगा। सो मैं चाहूँ तो अपने X2 को यहाँ से बना लूँ, यहाँ से बना लूँ, बिकॉज दो पैरेलल लाइन के बीच में मल्टीपल कॉमन नॉर्मल्स आप बना सकते हो। बट हम अपने जॉइंट के सेंटर को चुनेंगे और हम इस पॉइंट से अपने कॉमन नॉर्मल को आगे की तरफ बनाएंगे। आप चाहो तो यहाँ से भी बना सकते हो, यहाँ से भी बना सकते हो, यहाँ से भी बना सकते हो, बट यूजुअली आपको जब नहीं पता है, फिक्स्ड लोकेशन नहीं पता है, सो आप अपने जॉइंट के सेंटर को चुनोगे और वहाँ से कॉमन नॉर्मल बनाओगे Z1 और Z2 के बीच में लाइक दिस, और उसकी डायरेक्शन होगी लाइक दिस। सो ये जो अपना X2 बना लाइक दिस, ये मैं थोड़ा सा ब्लैक लाइन को बचा के बना रहा हूँ, उसके ऊपर ही नहीं बना दे रहा हूँ, ठीक, सो दैट हमें पता चले कि यहाँ से लिंक भी पास हो रहा है। सो दिस इज X2। इसका डायरेक्शन है गोइंग अवे फ्रॉम दी Z1, Z1 से अवे जा रहा है एंड इट इज़ कमिंग टूवर्ड Z2। सो ये इसका डायरेक्शन है लाइक दिस। सो विद दिस, ये जो पॉइंट है दिस इज़ द ओरिजिन ऑफ फ्रेम 2। अब हमारे पास Z2 भी है, X2 भी है। नाउ वी विल यूज़ द राइट हैंड रूल एंड वी विल क्रिएट द Y2। सो Y2 के लिए राइट हैंड रूल यूज़ करेंगे। सो जैसे ही अपने राइट हैंड की फिंगर्स को Z2 से X2 की तरफ कर्ल करोगे, देन हमारा जो थंब है वो इस पॉइंट से वर्टिकली डाउनवर्ड फेस करेगा। सो हमने इस डायरेक्शन में अपने थंब को बना लिया लाइक दिस। सो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ थंब। सो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ थंब, और ये जो है अपनी, दिस इज़ द Y2 एक्सेस।
इसी के साथ ये जो पॉइंट आया, दिस बिकम्स द ओरिजिन ऑफ फ्रेम 2, एंड ये जो अपना ट्रायड है, दिस इज कोऑर्डिनेट फ्रेम 2। सो हमने फ्रेम 1 बना लिया है, हमने फ्रेम 2 बना लिया है। नाउ लेट अस मूव टू द फ्रेम 3। सो फ्रेम 3 को बना लेते हैं। सो अभी हमें अपने फ्रेम 3 में बनाना है x3। सो x3 के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा z3 के डायरेक्शन को और z2 के डायरेक्शन को। सो ये जो z2 है अपना ओरिजिन ऑफ फ्रेम 2 से कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर को जा रहा है, और जो अपना z3 है ये ओरिजिन ऑफ फ्रेम 2 से बाय सम यूनिट्स यानी कि a3 डिस्टेंस से ऊपर है, यानी कि इस डायरेक्शन में है। बाय सम यूनिट्स यानी कि a3 डिस्टेंस ऊपर है, और उसके बाद ये अपना इस डायरेक्शन में है। सो अगर मैं इसे रफली बनाऊँ, सो दिस इज z2, और यहाँ से कुछ डिस्टेंस ऊपर हमारा जा रहा है z3। तो जब आप इन दोनों एक्सिस के बीच में जब आप एक म्यूचुअली परपेंडिकुलर बनाओगे लाइक दिस, सो ये इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर है। सो ये जो डिस्टेंस है दैट इज़ a3, और यही आपको क्वेश्चन में गिवन है, और यही सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट है इस पूरे पूमा रोबोट का। सो z2 और z3 के बीच में ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज़ a3, और जो अपना z2 है और z3 हैं दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल प्लेन्स पे बने हैं। सो दिस इज़ वन प्लेन जिसमें z2 है, और ये अपना अनदर प्लेन है जिसमें z3 है, और दोनों पैरेलल प्लेन्स हैं, बट दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है a3, दैट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द म्यूचुअल परपेंडिकुलर बिटवीन देम। सो ये अपना a3 है। इन दैट केस अगर मैं अपने z3 को बैकवर्ड प्रोड्यूस करूँ, तो मैंने रेड कलर ले लिया और जो हमने z3 को ऐसे रैंडमली बना दिया था जॉइंट के सेंटर से, बट ये एंटायर डायरेक्शन z3 की है। सो हम अपने z3 को बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस। ये अपना हो गया z3। सो इस पॉइंट पे काट रहा है ये z2 को, ऐसा नहीं है, ये तो 2 डायमेंशन में आप इसे देख रहे हो, दैट इज़ वाई ऐसा लग रहा है कि ये इस पॉइंट पे इसे कट कर रहा है, बट आप इसे इस डायरेक्शन से जब देखोगे ना, सो z2 और z3 दोनों के बीच में एक डिस्टेंस बचेगा परपेंडिकुलर, ये वाला जो कि है a3। सो आपको इसे 3D में एनालाइज करना है, चाहे तो सॉफ्टवेयर सिमुलेशन में जो मैंने आपको दिखाया था उसकी हेल्प ले लेना। सो जब आप यहाँ से z3 से z2 पे एक क्या बोलते हैं एक प्रोजेक्शन बनाओगे, सो ये जो डिस्टेंस आ रहा है दैट इज इक्वल टू a3। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द DH एल्गोरिदम जो हमारा x3 बनेगा, बिकॉज z2 एंड z3 आर इन पैरेलल प्लेन्स, सो जो हमारा z2 से z3 की तरफ कॉमन नॉर्मल बनेगा, ये वाला जो कॉमन नॉर्मल है फ्रॉम z2 टुवर्ड्स z3, इसी के अलोंग हमारा x3 बनेगा अकॉर्डिंग टू द DH एल्गोरिदम। सो अगर मैं एक रफ प्रोजेक्शन बना लेता हूँ, ये जो z2 है इसके प्लेन से z3 के प्लेन तक, सो ये जो अपनी कॉमन नॉर्मल बनी इसका प्रोजेक्शन आया ये, इसका डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू a3। सो फ्रॉम z2 से स्टार्ट होके और z3 की तरफ जा रहे हैं हम, तो हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं फ्रॉम दिस पॉइंट टू वर्टिकली अपवर्ड, और इसी डायरेक्शन में हमारा बनेगा x3। सो यहाँ से या तो मैं इसको ऊपर की तरफ बनाऊँ या इसको मैं नीचे की तरफ बनाऊँ, दैट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन अस। सो ये अपना है कॉमन नॉर्मल का डायरेक्शन, ठीक। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, आप यूजुअली जो नॉर्मल प्रैक्टिस है z2 से z3 की तरफ अपने राइट हैंड को कर्ल कर सकते हो। सो अगर आपका z2 इस तरीके से जा रहा है और z3 इस तरीके से आ रहा है, ऑब्वियसली दोनों पैरेलल प्लेन्स में है, सो जब आप z2 से z3 की तरफ कर्ल करोगे योर थंब विल पॉइंट इन दिस डायरेक्शन। सो आप इस डायरेक्शन में x3 को ले सकते हो, आप चाहो तो इसे ऊपर भी ले सकते हो। सो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ x3। आप चाहो तो इसे नीचे ले लो या इसे ऊपर ले लो, तो हमने वही करा है अलोंग द कॉमन नॉर्मल। जो कॉमन नॉर्मल का इंटरसेक्शन का पॉइंट है दैट इज़ एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। सो इस पॉइंट से हम अपने x3 को बनाएंगे। इसके लिए हमने क्या करा, z2 से z3 की तरफ अपने राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करा। सो ये है z2, यहाँ से z3 की तरफ हमने राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करा, सो हमारा थंब ने पॉइंट करा वर्टिकली डाउनवर्ड। सो दैट बिकम्स द डायरेक्शन ऑफ x3। सो इस पॉइंट से नीचे की तरफ अलोंग द कॉमन नॉर्मल बिटवीन z2 एंड z3 के डायरेक्शन में वर्टिकली डाउनवर्ड ये जो बनी है दिस इज x3। और इसी के साथ ये जो अपना कॉमन नॉर्मल है जो मैंने ब्लैक में प्रोजेक्शन बनाया था, इसने हमारी z एक्सिस को यानी z3 को इस पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करा। सो टेक्निकली ये जो पॉइंट है दिस पॉइंट बिकम्स द ओरिजिन ऑफ फ्रेम 3, ये वाला पॉइंट,
ये पॉइंट हो गया ओरिजिन ऑफ फ्रेम 3 का। सो फ्रेम 2 का ओरिजिन के बिल्कुल वर्टिकली ऊपर फ्रेम 3 का ओरिजिन है, और दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, दैट इज इक्वल टू A3। ठीक है, सो ये 3D में है, इसको समझने में आपको मे बी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो, सो इसको हम यहाँ पे बना लेते हैं। सो दिस इज द ओरिजिन ऑफ फ्रेम 3, बिल्कुल O2 के वर्टिकली अपवर्ड है ये। अगर ये डिस्टेंस A3 नहीं होता, ये 0 होता, तो हमारा O2 और O3 एक ही पॉइंट पे आके हिंज हो जाते, बट ऐसा इस केस में नहीं है। जो बुक में हमें डिस्टेंस है A3, हमें इसको लेना पड़ेगा यहाँ पे। सो दिस बिकम्स द ओरिजिन ऑफ फ्रेम 3। अब इसी के साथ हम पे X3 है, हम पे Z3 है, सो हम यूज़ करेंगे राइट हैंड रूल को एंड वी विल क्रिएट Y3। सो ये जो अपनी Z3 है, इस तरीके से Z3 से जब हम X3 की तरफ अपने राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करेंगे, देन हमारा थंब इज गोइंग टू पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ Y3, और हमारा थंब पॉइंट करेगा कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर। सो हम अपने Y3 को ऐसे करके बना लेंगे इनसाइड द कंप्यूटर स्क्रीन। ठीक, सो विद दिस थिंग इज द कोऑर्डिनेट फ्रेम 3। ये हो गया ओरिजिन ऑफ फ्रेम 3, ये हो गया ओरिजिन ऑफ फ्रेम 2। फ्रेम 2 के जस्ट वर्टिकली ऊपर है ओरिजिन ऑफ फ्रेम 3 बाय अ डिस्टेंस ऑफ A3 यूनिट्स। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा जॉइंट के सेंटर पे ओरिजिन ना बन के ओरिजिन शिफ्ट हुआ है बैकवर्ड बाय सम यूनिट्स, और ये यूनिट यहाँ पे मेंशन नहीं है, और ये रेलेवेंट भी नहीं है फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स में, बिकॉज ऑलरेडी हमारा ओरिजिन बैकवर्ड शिफ्ट हो चुका है। अब हम अपने कोऑर्डिनेट फ्रेम 4 पे आ जाते हैं। सो कोऑर्डिनेट फ्रेम 4 में हमको बनाना है X4। सो X4 के लिए वी हैव टू एनालाइज Z4 एंड Z3। सो Z4 और Z3 को एनालाइज करना है। सो देख रहे हो, दिस इज Z4, ये अपना कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर जा रहा है, ठीक है, और ये अपना Z3 है, दैट इज गोइंग टुवर्ड्स द राइट। अब Z3 को जब आप आगे की तरफ प्रोड्यूस करोगे, सो Z4 को इस पॉइंट पे कट कर रहा है। सो दिस पॉइंट बिकम्स द ओरिजिन ऑफ फ्रेम 4। ये फ्रेम 4 का ओरिजिन हो गया, और यहाँ से Z3 आगे की तरफ जा रहा है। सो अब हम क्या करेंगे, अपने राइट हैंड रूल को यूज़ करेंगे। Z3 जो कि राइट में जा रहा है, और Z4 जो कि कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर जा रहा है। तो जब आप Z3 से Z4 की तरफ अपने फिंगर्स को कर्ल करोगे, सो हमारा जो X का डायरेक्शन है, दैट इज़ गोइंग टू बी इन दिस डायरेक्शन, बट हम इसको ऊपर बना सकते हैं, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी हम अपने X4 को बना सकते हैं। तो मैं देखूंगा मेरा प्रीवियस वाला X जो नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है, X3 वर्टिकली डाउनवर्ड, सो मैं अपने X4 को कोशिश करूंगा कि वो X3 के साथ अलाइन कर जाए। देयरफॉर मैं इसको ऊपर ना बना के इसके एंटी अपोजिट डायरेक्शन में बनाऊंगा। ठीक, सो हमने क्या करा, अपने X4 को X3 के ही डायरेक्शन में अलाइन कर दिया। ऑल्दो हमारे पे लिबर्टी थी कि हम इसे ऊपर की तरफ भी बना सकते हैं, बट हमने इसको अपने X3 के साथ ही अलाइन करने में ज़्यादा एफिशिएंट समझा, बिकॉज इन दैट केस जो हमारे रोटरी वेरिएबल में कांस्टेंट एंगल होता है वो 0 हो जाएगा। ठीक, सो हमने अपने X4 को नीचे बनाया। ना हमारे पास X4 है, हमारे पास है Z4, वी हैव टू मेक Y4। सो Y4 के लिए वी विल यूज़ द राइट हैंड रूल। सो इसके लिए Z4 से X4 की तरफ जब आप अपने राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करोगे, सो Z4 जा रहा है कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर, X4 है वर्टिकली डाउनवर्ड, सो हमारा थंब पॉइंट करेगा इस डायरेक्शन में। सो इसको मैं सिम्बॉलिकली यहाँ पे बना देता हूँ लाइक दिस। ठीक है, इसको ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे। ठीक है, सो ये जो पोर्शन है इसको मैं एरो लगा के ऊपर की तरफ लिख दे रहा हूँ, दिस इज Y4, ये वाला। सो इसी के साथ ये हो गया अपना कोऑर्डिनेट फ्रेम 4, और ये जो पॉइंट है दैट इज़ द ओरिजिन ऑफ फ्रेम 4। अब हम बनाएंगे अपने कोऑर्डिनेट फ्रेम 5 को। सो दिस इज़ Z5। सो ये अपनी Z5 है, और ये अपनी Z4 है, ये कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर जा रही है, एंड दिस इज Z5 गोइंग टुवर्ड्स द राइट। सो अब अकॉर्डिंग टू DH एल्गोरिथम, अगर मैंने अपने Z5 को बैकवर्ड प्रोड्यूस करा और इसने प्रीवियस Z एक्सिस को कट करा, तो वो पॉइंट अपने Z5 का ओरिजिन बन जाएगा। सो इस केस में ऐसा ट्रू है, अगर मैंने अपनी Z5 को प्रीवियस फ्रेम की तरफ यानी Z फ्रेम 4 की तरफ प्रोड्यूस करा, तो मैंने ये देखा कि अपनी Z5 ने Z4 के ओरिजिन को यानी Z4 को इस पॉइंट पे आके काटा। सो ये पॉइंट अपना टेक्निकली फ्रेम 5 का भी ओरिजिन हो जाएगा, और अपना फ्रेम 5 इस जॉइंट के सेंटर पे ना होकर अब बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा इस पॉइंट पे। देयरफॉर टेक्निकली हमारा जो D5 डिस्टेंस हमने माना था वहाँ पे ये 0 हो गया, बिकॉज अपना फ्रेम 5 यहाँ पे ना बन के इट इज़ शिफ्टेड बैकवर्ड बाय दिस अमाउंट, क्योंकि हमारा जो Z5 का एक्सेस है
इसको जब हमने पीछे की तरफ प्रोड्यूस करा तो इनने प्रीवियस फ्रेम की जेड एक्सिस को उसी के ओरिजिन पे कट करा, दैट इज़ वाई हमने अपने फ्रेम को शिफ्ट कर दिया पीछे। सो दिस इज अकॉर्डिंग टू दी डीएच एल्गोरिथम। तो ये अपना पॉइंट है, दैट इज ऑल्सो दी ओरिजिन ऑफ फ्रेम 5। सो ये फ्रेम 4 तो है ही, ये O5 भी है, ठीक है। सो मैंने इसको ओरिजिन ऑफ फ्रेम 4, 5 लिख दिया। साथ ही साथ इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, बिकॉज यहाँ पे एक फ्रेम और आएगा तो यहाँ पे क्लटर हो जाएगी। सो ऑलरेडी ये ब्लू कलर में है, सो ये एक वाई एक्सिस है, इसका कोई फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स और डीएच टेबल में रोल नहीं है, तो इसको मार्क नहीं करते हैं, ठीक। सो दिस इज़ Y4, इसको मैं मार्क नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ये वाई एक्सिस है और इसका कोई यूज़ होता नहीं है, ठीक है। सो अभी अब हमारे पे Z5 है गोइंग टूवर्ड्स द राइट, वी हैव Z4 गोइंग इनसाइड द कंप्यूटर स्क्रीन। अब हमें बनाना है X5। सो X5 के लिए हम देखेंगे Z5 को और देखेंगे Z4 को। सो Z4 से जब हम Z5 की तरफ अपने राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करेंगे, सो हमारा जो थंब है वो पॉइंट करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ X4। सो यही डायरेक्शन हम अपने X5 की डायरेक्शन बना देंगे। सो यही हो गया हमारा X4 का डायरेक्शन तो है ही, साथ ही साथ हमारे X5 का भी यही डायरेक्शन है। सो X4 और X5 एक दूसरे के पैरेलल हैं, दोनों के बीच में जो कांस्टेंट एंगल है वो 0 है। सो ये हमारे लिए एक एडवांटेज की बात है कि हमारे X4 और X5 एक दूसरे के साथ अलाइन कर रहे हैं, पैरेलल हैं, और दोनों के बीच में एंगल 0 है। आप चाहो तो इस डायरेक्शन में भी अपने X5 को बना सकते हो, बट इन दैट केस X4 और X5 के बीच में एंगल 180 हो जाएगा और वहाँ पे हमारी कैलकुलेशंस डिफिकल्ट हो जाएंगी। दैट इज़ वाई इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू ऑलवेज अलाइन द एक्स एक्सिस, ठीक है। अब फ्रेम 5 में हमारे पास Z5 है, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ Z5, वी हैव X5। नाउ वी विल यूज़ द राइट हैंड रूल, और राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग हम अपने राइट हैंड के फिंगर्स को Z5 से X5 की तरफ कर्ल करेंगे। सो हमारा थंब पॉइंट करेगा कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर, यानी कि इन द डायरेक्शन ऑफ Z4। तो Z4 वाली डायरेक्शन में कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर हमने इसी पॉइंट से, मैं थोड़े से ऑफसेट पे बना रहा हूँ इसको डबल लाइन यूज़ करके, सो इसी डायरेक्शन में ये जो एक्सेस आई ब्लू कलर में, दिस इज़ Y5, ठीक। और ये जो अपनी है ये हो गई Y4, और ये जो पॉइंट है दिस इज़ द ओरिजिन ऑफ फ्रेम 4 एज वेल एज द ओरिजिन ऑफ फ्रेम 5। दैट इज़ वाई ये जो हमने एक जनरल डिस्टेंस मानी थी कि इस पॉइंट यानी इस फ्रेम के सेंटर के बीच से इस जॉइंट के सेंटर के बीच तक का कुछ डिस्टेंस होगा D5, वो टेक्निकली 0 हो गया, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो अब रहता है अपना लास्ट, यानी कि एंड इफेक्टर फ्रेम। सो यहाँ पे हमको बनाना है, वी हैव टू मेक X6। सो अपना जो X6 है, फॉर दैट वी हैव टू यूज़ द डायरेक्शन ऑफ Z6 एंड द डायरेक्शन ऑफ Z5। सो अपना Z5 राइट साइड में जा रहा है, Z6 भी राइट में जा रहा है, दोनों ही कोइंसिडेंट हैं और पैरेलल हैं, देयरफॉर we can make we can make X6 in the direction of X5। X5 की डायरेक्शन में बना सकते हो अपने X6 को। सो जो अपना X5 है वर्टिकली डाउन, इसी डायरेक्शन में अपने X6 को बना लेंगे, सो दैट द कांस्टेंट पार्ट ऑफ द एंगल बिकम 0। सो ये हो गया अपना X6। नाउ यूजिंग द राइट हैंड रूल इन कोऑर्डिनेट फ्रेम 6 वी विल असाइन द Y एक्सिस। सो Z6 से X6 की तरफ जब आप अपने राइट हैंड की फिंगर को कर्ल करोगे, देन थंब इज़ गोइंग टू पॉइंट इनसाइड द कंप्यूटर स्क्रीन, और ये जो डायरेक्शन आया दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ Y6। सो ये जो पॉइंट है टेक्निकली पॉइंट P, दैट इज़ द ओरिजिन ऑफ फ्रेम 6, और ये अपना कोऑर्डिनेट फ्रेम 6 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे अपना कोऑर्डिनेट फ्रेम 5 भी इसी पॉइंट पे है, इसी पॉइंट पे 5 भी है, इसी पॉइंट पे 6 भी है। सो एक बार चेक कर लेते हैं सारे फ्रेम्स हमने असाइन कर लिए हैं क्या। लेट मी जस्ट चेक इट। सो यहाँ पे फ्रेम 0 असाइनमेंट अभी रह गया है। सो बिफोर मेकिंग द डीएच टेबल लेट अस जस्ट असाइन फ्रेम 0। सो फ्रेम 0 में हमारे पे Z0 है, हमको बनाना है X0। सो X0 को वी कैन मेक इट पैरेलल टू X1 इन द होम पोजीशन। सो हमने X1 को ऑलरेडी होम पोजीशन पे बना लिया है। सो ये हो गया अपना X1, और इसी के पैरेलल हमने बना ली अपनी X0 इन द होम पोजीशन, ठीक। सो X0 और X1 पैरेलल है, दैट इज़ वाई इनके बीच में जो कांस्टेंट एंगल होता है वो 0 है। सो दैट इज़ अ गुड एडवांटेज फॉर अस। सिमिलरली हम अपने बनाएंगे Y0।
सो y0 के लिए वी विल यूज़ दी राइट हैंड रूल. सो राइट हैंड रूल में जब आप z0 से x0 की तरफ अपने राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करोगे, सो जो y0 है दैट इज़ गोइंग टू पॉइंट इन द डायरेक्शन दैट इज़ परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन एंड गोइंग इनसाइड द कंप्यूटर स्क्रीन, यानी कि लिंक 1 की डायरेक्शन में हमारा y0 हो जाएगा. सो मैं यहाँ से डबल लाइन यूज़ करके y0 बना ले रहा हूँ लाइक दिस. सो ये हो गया अपना y0. सो विद दिस ये जो पॉइंट आया अपना, दिस पॉइंट इज़ ऑल्सो द ओरिजिन ऑफ फ्रेम 0. ये अपना फ्रेम 1 का भी ओरिजिन है, फ्रेम 0 का भी ओरिजिन है. और इस पॉइंट पे यानी इस ट्राइड की जगह पे वी हैव 2 फ्रेम्स, फ्रेम 0 और फ्रेम 1 इसी लोकेशन पे है. सिमिलरली फ्रेम 4 एंड फ्रेम 5 इसी लोकेशन पे हैं. और फ्रेम 2 एंड फ्रेम 3 के बीच में इन द वर्टिकल डायरेक्शन देयर इज़ अ कांस्टेंट ऑफसेट ऑफ A3 यूनिट्स. सो इसी के साथ हमने अपने कोऑर्डिनेट फ्रेम्स कंप्लीट कर लिए हैं. सो लेट मी जस्ट मेक द DH पैरामीटर्स टेबल. सो ये है अपनी DH पैरामीटर्स टेबल. इसमें हमने 6 रोज बनाई हैं बिकॉज दिस इज़ अ 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम रोबोट. और सबसे पहले हम अपनी रो 1 को फिल करेंगे. तो सबसे पहले हम रो 1 को फिल करेंगे. सो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्रेम 1 विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 0. सो थीटा आई में हम अपने फ्रेम 0 को Z0 के अबाउट कितना रोटेट करें सो दैट x0 और x1 के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री हो जाए. सो x0 x1 ऑलरेडी पैरेलल हैं, इनके बीच में एंगल 0 है. प्लस ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी Z0 के अबाउट वी हैव अ डिग्री ऑफ फ्रीडम θ1. सो यहाँ पे 0 प्लस θ1 वी विल राइट θ1. अब हम लिखेंगे di. सो di इज़ द ट्रांसलेशन ऑफ फ्रेम 0 in the direction of Z0 so that the distance between x0 and x1 becomes 0. x0 और x1 ऑलरेडी कोइंसिडेंट है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 0 है. देयरफॉर di की प्लेस पे आ जाएगा 0. अब आएगा ai. सो ai इज़ द ट्रांसलेशन ऑफ फ्रेम 0 इन द डायरेक्शन ऑफ x1 so that the distance between Z0 and Z1 becomes 0. सो Z0 और Z1 दोनों एक पॉइंट पे आके मीट कर रहे हैं, देयरफॉर इनके बीच में डिस्टेंस ऑलरेडी 0 है. सो हमें अपने फ्रेम 0 को x1 की डायरेक्शन में मूव करने की ज़रूरत नहीं है. सो ai की जगह पे आ जाएगा 0. अब आएगा अल्फा आई. सो अल्फा आई इज़ द रोटेशन ऑफ फ्रेम 0 अबाउट x1 सो दैट द एंगल बिटवीन Z0 एंड Z1 बिकम 0. सो Z0 से Z1 की तरफ जब हम अपने राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो दोनों के बीच में एंगल का मैग्नीट्यूड है 90 डिग्री. और हमारा थंब पॉइंट करेगा लेफ्ट डायरेक्शन में. हमारा थंब लेफ्ट में पॉइंट कर रहा है बट एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी कि x1 वो राइट में पॉइंट कर रही है. देयरफॉर यहाँ पे जो साइन आएगा वो -90 आएगा. हम इसमें प्लस करेंगे द डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी वेरिएबल पार्ट. उसके लिए हम देखते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन को. एक्सिस ऑफ रोटेशन है हमारी x1. x1 के अबाउट कोई भी डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है, दैट इज़ वाई यहाँ पे आएगा 0. सो -90 + 0. सो यहाँ पे हम लिख देंगे -90 डिग्री. सो हमारा रो 1 कंप्लीट हो गया है. नाउ लेट अस लुक एट रो 2. सो रो 2 में हमको देखना पड़ेगा फ्रेम 2 को विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 1. सो ये है अपना फ्रेम 2 और ये है फ्रेम 1. सो थीटा आई देखते हैं सबसे पहले. सो दैट इज़ द रोटेशन ऑफ फ्रेम 1 अबाउट Z1. Z1 के अबाउट फ्रेम 1 को कितना रोटेट करना है सो दैट x1 और x2 के बीच में जो एंगल है वो 0 हो जाए. सो x1 और x2 दोनों राइट में पॉइंट कर रहे हैं, दोनों पैरेलल हैं, देयरफॉर दोनों के बीच में जो कांस्टेंट एंगल है दैट इज 0 डिग्री. और एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी कि Z1 के अबाउट हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम है θ2. सो दिस इज द वेरिएबल पार्ट. सो 0 + θ2 यहाँ पे हम लिख देंगे θ2. ना हम देखते हैं अपना di को. सो di इज द ट्रांसलेशन ऑफ फ्रेम 1 इन द डायरेक्शन ऑफ Z1 so that the distance between x1 and x2 become 0. So x1 से लेके x2 के बीच का डिस्टेंस क्या है d3. दिस इज द डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ Z1. सो यहाँ di की जगह पे हम लिख देंगे d3. नाउ सेकंड इज ai. ai का मतलब है हम अपने फ्रेम 1 को x2 की डायरेक्शन में कितना ट्रांसलेट करें सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2 बिकम 0. सो Z1 और Z2 के बीच में डिस्टेंस a2 है इन द डायरेक्शन ऑफ x2 यानी इस डायरेक्शन में डिस्टेंस है a2. देयरफॉर हमें अपने फ्रेम 1 को a2 यूनिट से मूव करना है इन द डायरेक्शन ऑफ x2 सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2 बिकम 0. अब हमें देखना है अल्फा आई. सो अल्फा आई इज द रोटेशन ऑफ फ्रेम 1 अबाउट x2 सो दैट द एंगल बिटवीन Z1
एंड Z2 बिकम 0। सो Z1 और Z2 दोनों ही पैरेलल हैं और दोनों ही कंप्यूटर स्क्रीन से इनसाइड पॉइंट कर रहे हैं, देयरफॉर इनके बीच में कांस्टेंट एंगल है 0 डिग्री। एंड ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी कि x2 पे हमारे पास कोई भी रोटरी वेरिएबल या डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है, देयरफॉर वेरिएबल पार्ट में भी हम इसे 0 कर देंगे। सो 0 + 0 यहाँ पे आ जाएगा 0 डिग्री। सो अब हम अपने रो 3 को कंप्लीट करते हैं। सो रो 3 में हमें फ्रेम 3 को एनालाइज करना है विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 2। सो दिस वन इज फ्रेम 3 और ये अपना फ्रेम 2। सबसे पहले हम देखेंगे थीटा आई की जगह पे। सो थीटा आई इज द रोटेशन ऑफ फ्रेम 2 अबाउट Z2 सो दैट द एंगल बिटवीन x2 एंड x3 बिकम 0। सो ये अपना x2 है और अपना x3 वर्टिकली डाउनवर्ड है। सो x2 से जब आप x3 की तरफ आओगे अपने राइट हैंड को कर्ल करोगे, सो जो एंगल का मैग्नीट्यूड है दैट इज़ 90 डिग्री और आपका थंब पॉइंट करेगा कंप्यूटर स्क्रीन से अंदर की तरफ, दैट इज़ द सेम डायरेक्शन इन विच द एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी कि Z2 पॉइंट कर रही है। देयरफॉर थंब और Z2 का डायरेक्शन सेम होने की वजह से यहाँ पे +90 आएगा। सो दिस इज़ द कांस्टेंट पार्ट। अब इसमें हम वेरिएबल पार्ट ऐड करेंगे। सो वेरिएबल पार्ट के लिए हमें देखना होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन को। सो हम अपने फ्रेम 2 को Z2 के अबाउट रोटेट करा रहे हैं और Z2 पे हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी रोटरी वेरिएबल कितना है, दैट इज इक्वल टू θ3। सो यहाँ पे θ3 आ जाएगा। सो यहाँ पे हम लिख देंगे 90 + θ3। सो वी विल राइट θ3 + 90 डिग्री। अब हम देखेंगे DI को। सो DI इज द ट्रांसलेशन ऑफ फ्रेम 2 इन द डायरेक्शन ऑफ Z2 यानी फ्रेम 2 को Z2 के डायरेक्शन में कितना मूव करना है सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन x2 एंड x3 बिकम 0। सो x2 और x3 अपने इस वर्टिकल प्लेन पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो आउट ऑफ द प्लेन जो मोशन है यानी कि इन द डायरेक्शन इनसाइड द कंप्यूटर स्क्रीन, इस डायरेक्शन में दोनों के बीच में डिस्टेंस ऑलरेडी 0 है। सो यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक। अब आता है AI की बारी। सो AI इज द ट्रांसलेशन ऑफ फ्रेम 2 इन द डायरेक्शन ऑफ x3 यानी कि x3 का डायरेक्शन है वर्टिकली डाउनवर्ड। फ्रेम 2 को x3 की डायरेक्शन में कितना मूव करना है सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन Z2 एंड Z3 बिकम 0। सो ये है Z2 और ये है Z3, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, ये वाला यानी O2 से लेके O3 तक का डिस्टेंस जिसकी वैल्यू है A3। सो मैग्नीट्यूड इसका A3 है और हमें अपने फ्रेम 2 को ऊपर की तरफ मूव करना है यानी कि फ्रेम 2 को हमें वर्टिकली अपवर्ड मूव करना है। बट हमारे x3 का डायरेक्शन क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड। सो वर्टिकली डाउनवर्ड हमारा पॉजिटिव है, हम अपने फ्रेम 2 को वर्टिकली अपवर्ड मूव करा रहे हैं। सो वो हम अपने x3 के डायरेक्शन के अपोजिट मूव करा रहे हैं, देयरफॉर यहाँ पे माइनस का A3 आ जाएगा, ठीक है। सो AI की जगह पे हम लिख देंगे -A3। सो A3 तो मैग्नीट्यूड है और हम इसे x3 के डायरेक्शन के अपोजिट मूव कर रहे हैं, देयरफॉर यहाँ पे एक माइनस आ जाएगा। अब हम देखते हैं αi। सो αi इज द रोटेशन ऑफ फ्रेम 2 अबाउट x3। x3 के अबाउट फ्रेम 2 को कितना रोटेट करना है सो दैट द एंगल बिटवीन Z2 एंड Z3 बिकम 0। सो Z2 कंप्यूटर स्क्रीन से अंदर जा रहा है, Z3 राइट में जा रहा है। अगर हम Z2 से Z3 की तरफ लाएं अपने राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करें, सो इनके एंगल का मैग्नीट्यूड है 90 डिग्री और हमारा थंब पॉइंट करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, दैट इज द सेम डायरेक्शन ऑफ x3। थंब हमारा x3 की डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, देयरफॉर यहाँ पे +90 आएगा। अब हम देखते हैं इसके वेरिएबल पार्ट को। सो वेरिएबल पार्ट के लिए हमें देखना होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन को। सो θ3 इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन और θ3 के अबाउट जो रोटरी वेरिएबल है दैट इज नॉट प्रेजेंट, देयरफॉर यहाँ पे आ जाएगा 0 डिग्री। सो 90 + 0 वी विल सिंपली राइट इट इज 90 डिग्री। सो इस तरीके से हमने अपने स्टार्टिंग के 3 रोज कर लिए हैं। सो लेट अस नाउ मूव टू द 4th रो। सो हम एनालाइज करेंगे अपने फ्रेम 4 को। यह है फ्रेम 4 विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 3। सबसे पहले हम देखेंगे θi को। सो θi इज द रोटेशन ऑफ फ्रेम 3 अबाउट Z3 सो दैट द एंगल बिटवीन x3 एंड x4 बिकम 0। सो x3 भी वर्टिकली डाउनवर्ड है, x4 भी वर्टिकली डाउनवर्ड है और दोनों पैरेलल हैं, देयरफॉर इनके बीच में जो कांस्टेंट एंगल है वो ऑलरेडी 0 है। बट ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी Z3 पे वी हैव अ रोटरी वेरिएबल θ4। सो यहाँ पे हम अपने वेरिएबल पार्ट को लेंगे। सो 0 + θ4 यहाँ पे आ जाएगा θ4। नाउ हम देखते हैं अपने DI को। सो DI इज द ट्रांसलेशन ऑफ फ्रेम 3 इन द डायरेक्शन ऑफ Z3। फ्रेम 3 को Z3 की डायरेक्शन में कितना मूव करना है सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन x3 एंड x4 बिकम 0। सो इस डायरेक्शन में x3 और x4 के बीच में डिस्टेंस क्या है, दैट इज इक्वल टू d4 + d5। सो d4 + d5 डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का,
दैट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन x3 एंड x4, बट d5 हमारा ऑलरेडी 0 था, सो हम क्या करेंगे, d4 प्लस d5 लिखने की जगह वी विल सिंपली राइट d4, ठीक है। सो यहाँ पे d5 लिखने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज दैट वाज ऑलरेडी 0। सो ये हो गया अपना d4। अब हम देखेंगे AI। सो AI इज़ द ट्रांसलेशन ऑफ फ्रेम 3 in the direction of x4 so that the distance between z3 and z4 become 0। so z3 का डायरेक्शन है राइट साइड में और z4 जा रहा है कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर, दोनों इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देयरफॉर इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 0 है ऑलरेडी, बिकॉज बोथ द एक्सेस आर इंटरसेक्टिंग। देयरफॉर हमें अपने फ्रेम 3 को z3 की डायरेक्शन में मूव करना नहीं है, बिकॉज z3 और z4 के बीच में डिस्टेंस जो है वो ऑलरेडी 0 है। सो AI में आ जाएगा अपना 0। अब हमें देखना है अल्फा आई। सो अल्फा आई इज द रोटेशन ऑफ फ्रेम 3 अबाउट x4 सो दैट द एंगल बिटवीन z3 एंड z4 बिकम 0। सो z3 ये है और z4 जा रहा है कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर, सो ये वाला डायरेक्शन जो है दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ z3। सो हम z3 से z4 की तरफ जब आप अपने राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करोगे, सो जो एंगल का मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक। और Z3 से Z4 की तरफ जब आप आओगे, सो आपका थंब पॉइंट करेगा वर्टिकली अपवर्ड, बट हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन पॉइंट कर रही है वर्टिकली डाउनवर्ड, देयरफॉर ये जो 90 का साइन होगा दैट विल बी -90, ठीक है। ये तो हो गया कांस्टेंट पार्ट। अब हम देखेंगे इसमें वेरिएबल पार्ट को। सो वेरिएबल पार्ट के लिए हमें देखना होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन को। सो ये अल्फा है, देयरफॉर एक्सिस ऑफ रोटेशन इज द x एक्सिस, यानी कि हम अपने फ्रेम 3 को x4 के अबाउट रोटेट करा रहे हैं, और जो अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन है x4, इस पे रोटरी वेरिएबल एब्सेंट है, यानी θ4 यहाँ पे नहीं है, देयरफॉर यहाँ पे रोटरी वेरिएबल की जगह पे आ जाएगा 0। सो -90 प्लस 0 वी विल राइट -90 डिग्री, सो दैट इज इक्वल टू -90 डिग्री। सो अब हमारा रो 4 कंप्लीट हो गया है। नाउ वी विल लुक इनटू रो 5। सो यू हैव टू एनालाइज फ्रेम 5 विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम 4। सो ये है अपना फ्रेम 4, इसी जगह पे फ्रेम 5 भी है, ठीक। सो सबसे पहले हम देखेंगे θi। सो θi इज द रोटेशन ऑफ फ्रेम 4 अबाउट द एक्सिस z4 सो दैट द एंगल बिटवीन x4 एंड x5 बिकम 0। x4 और x5 दोनों वर्टिकली डाउनवर्ड हैं और दोनों कोइंसिडेंट हैं, दोनों के बीच में एंगल ऑलरेडी 0 डिग्री है। सो यहाँ पे कांस्टेंट पार्ट आ जाएगा 0, बट अगर आप एक्सिस ऑफ रोटेशन को देखो z4 को, तो वहाँ पे एक रोटरी वेरिएबल प्रेजेंट है θ5। सो हम यहाँ पे वेरिएबल पार्ट में लेंगे 0 प्लस θ5, सो दैट विल बी इक्वल टू θ5 ओनली, ठीक है। अब देखते हैं DI। सो DI इज द ट्रांसलेशन ऑफ फ्रेम 4 इन द डायरेक्शन ऑफ z4 सो दैट द ऑफसेट और द डिस्टेंस बिटवीन x4 एंड x5 बिकम 0। सो x4 और x5 तो ऑलरेडी एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे हैं और दोनों एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं, देयरफॉर उनके बीच में जो ऑफसेट है इन द डायरेक्शन ऑफ z4 वो ऑलरेडी 0 है, देयरफॉर DI की जगह पे आ जाएगा 0। अब हम देखते हैं AI को। तो AI इज द ट्रांसलेशन ऑफ फ्रेम 4 in the direction of x5 so that the distance between z4 and z5 become 0। अपने फ्रेम 4 को x5 की डायरेक्शन में कितना मूव करें ताकि z4 और z5 के बीच का डिस्टेंस 0 हो जाए। सो z4 और z5 ऑलरेडी इस पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इनके बीच में डिस्टेंस ऑलरेडी 0 है, देयरफॉर यहाँ पे जो अपना AI होगा वो 0 है, ठीक, बिकॉज हमें अपने फ्रेम 4 को मूव करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ हम देखते हैं अपना अल्फा आई। So alpha I is the rotation of frame 4 about x5 so that the angle between z4 and z5 becomes 0। So z4 से z5 की तरफ जब हम अपने राइट हैंड को कर्ल करेंगे z4 से z5 की तरफ, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल का मैग्नीट्यूड है दैट इज 90 डिग्री, और जब हम कर्ल करेंगे सो हमारा थंब पॉइंट करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड। सो ये हमारे थंब की डायरेक्शन है और यही डायरेक्शन हमारे x5 की डायरेक्शन है, देयरफॉर जो ये 90 डिग्री आएगा इसमें +90 आएगा। सो दिस इज द कांस्टेंट पार्ट। अब अपना जो वेरिएबल पार्ट है, वेरिएबल पार्ट के लिए हमें देखना होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन को। सो हम अपने फ्रेम 4 को x5 के अबाउट रोटेट करा रहे हैं, हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है x5। x5 पे देयर इज एब्सेंस ऑफ रोटरी वेरिएबल, देयरफॉर यहाँ पे जो वेरिएबल पार्ट है यहाँ पे 0 आएगा। सो 90 + 0 हम यहाँ पे लिख देंगे 90 डिग्री। सो यहाँ पे अपना 90 + 0 में आ जाएगा, वी विल राइट 90 डिग्री। सो हमारी रो 5 कंप्लीट हो गई है। अब हमें रो 6 में देखना है। सो इसके लिए हमें अपने फ्रेम 6 को एनालाइज करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 5।
सबसे पहले हम देखेंगे वी विल लुक इनटू थीटा आई. So theta I is the rotation of frame 5 about Z5 so that the angle between X5 and X6 becomes 0. So X5 vertically downward है, X6 भी vertically downward है, दोनों parallel हैं तो दोनों के बीच में एंगल कितना है? Constant angle is 0 डिग्री. बट हमारे पे एक्सिस ऑफ रोटेशन है Z5. एक्सिस ऑफ रोटेशन पे हमारा एक रोटरी वेरिएबल प्रेजेंट है थीटा 6. सो यहाँ पे हम लेंगे 0 प्लस थीटा 6, तो इसको हम लिख सकते हैं थीटा 6. अब हम देखते हैं डी आई. सो डी आई इज द ट्रांसलेशन ऑफ फ्रेम 5 इन द डायरेक्शन ऑफ Z5 सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन X5 एंड X6 बिकम 0. X5 और X6 के बीच में डिस्टेंस क्या है इन दिस डायरेक्शन? डिस्टेंस है D5 प्लस D6. D5 प्लस D6 इस पॉइंट का डिस्टेंस इस पॉइंट से. बट D5 ऑलरेडी 0 है तो हम यहाँ पे सिंपली D6 लिख देंगे. सो ये DI की जगह पे आ जाएगा D6. अब हम देखते हैं AI. सो AI इज द ट्रांसलेशन ऑफ फ्रेम 5 इन द डायरेक्शन ऑफ X6 सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन Z5 एंड Z6 बिकम 0. सो Z5 और Z6 ऑलरेडी कोइंसिडेंट हैं, इनके बीच में डिस्टेंस नहीं है, देयरफॉर AI की जगह पे आ जाएगा 0. अब हम देखते हैं अल्फा आई. सो अल्फा आई इज द रोटेशन ऑफ फ्रेम 5 about X6 so that the angle between Z5 and Z6 become 0. So Z5 और Z6 दोनों सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, देयरफॉर इनके बीच में जो कांस्टेंट एंगल है वो 0 डिग्री है. और जो हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है यानी X6, यहाँ पे कोई भी रोटरी वेरिएबल नहीं है, दैट इज़ वाई वेरिएबल पार्ट भी 0 हो जाएगा. सो 0 प्लस 0 यहाँ पे हम लिख देंगे 0 डिग्री. सो दिस इज़ द कंप्लीट DH पैरामीटर्स टेबल. हमने अभी अपना DS टेबल कंप्लीट कर लिया है. सो लेट अस नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज एंड डिराइव द होमोजीनियस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस. सो लास्ट पार्ट में हमने DH पैरामीटर्स टेबल को डिराइव करा था और यूजिंग द सेम मैथमेटिकल प्रोसीजर वी आर नाउ इन अ कंडीशन ऑफ राइटिंग द होमोजीनियस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस. सो प्रोसीजर सेम है. मैंने यहाँ पे DS टेबल को पेस्ट नहीं करा है, आप उसको प्लीज़ देख लेना. मैंने यहाँ पे डायरेक्ट मैथमेटिकल जो रिजल्ट है उसको मेंशन करा है. सो दिस इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्रेम 1 विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 0. इसमें आपके दो मैट्रिसेस हैं, इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे, सो दिस इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फ्रेम 1 विद रिस्पेक्ट टू द बेस फ्रेम. सिमिलरली दिस इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्रेम 2 विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 1. यहाँ पे यू हैव टू मल्टीप्लाई दीज थ्री मैट्रिसेस टुगेदर टू गेट द फाइनल आंसर. This is just for your reference. I would recommend you to do the mathematics by yourself. Similarly, this is the transformation of frame 3 with respect to frame 2. Again, it has three matrices. So यहाँ पे हम three matrices को multiply करेंगे and you will get this as the third transformation. So this is the transformation of frame 4 with respect to previous frame, that is frame 3. Again, इसके तीन पार्ट है. So तीनों matrix की वैल्यू जब आप लिखोगे, so you will get दिस एज दी फाइनल वैल्यू. ये मैंने खाली आपके रेफरेंस के लिए लिखी है, ठीक है, आप इसको अपने आप ड्राइव करना. सो दैट विल बी अ वेरी गुड एक्सरसाइज. दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्रेम 5 विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 4. DH पैरामीटर टेबल से हमें पता चलता है कि इसके दो पार्ट्स हैं, बोथ आर रोटेशंस. सो दोनों मैट्रिसेस की ये वैल्यू है, इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे सो यू विल गेट दिस वैल्यू. सिमिलरली दिस इज द लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्रेम 6 विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 5. अगेन इसके दो पार्ट हैं, फर्स्ट वन इज़ द रोटेशन, सेकंड इज़ द ट्रांसलेशन. दोनों की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स ये है, जब आप इनको मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करोगे सो यू विल गेट दिस एज द फाइनल आंसर. सो अब आता है अपना कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को कैलकुलेट करना. सो फॉर दैट यू हैव टू मल्टीप्लाई ऑल द 6 मैट्रिक्स इन दिस फैशन. इसका एक सिंपल तरीका होता है कि आप अपने स्टार्टिंग के 3 मैट्रिक्स को अलग मल्टीप्लाई कर लो. सो दिस इज़ द कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर द आर्म. और जो आपके लास्ट 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के यानी कि लास्ट के जो 3 ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं जो कि आपके ओरिएंटेशन के होते हैं, सो उसको आप सेपरेट मल्टीप्लाई कर लेना. सो यू विल गेट 2 मैट्रिक्स. सो दिस इज़ द कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर द रिस्ट. सो जब आप आर्म के मैट्रिक्स को रिस्ट के मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे सो यू विल अल्टीमेटली गेट द ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स. सो दोनों से रिजल्ट सेम ही आने वाला है एंड द रिजल्ट इज़ वेरी लार्ज. और मैंने इसको मैटलैब की हेल्प से सॉल्व करा है. सो मैं यहाँ पे आंसर मेंशन कर देता हूँ जस्ट फॉर योर रेफरेंस. यू डू नॉट नीड टू डिराइव दिस. इसको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है बिकॉज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम.
सो ये है अपना कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। जस्ट फॉर योर रेफरेंस, अगर आप इसे सॉल्व कर रहे हो तो आप यहाँ से अपने आंसर को चेक कर सकते हो। ठीक है, सो इसको एक्सप्लेन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगेन ये कॉलम वाइज लिखें, सो दिस इज़ कॉलम 1, दिस इज़ कॉलम 2, दिस इज़ कॉलम 3, और लास्ट वाला डेटा दिस इज़ कॉलम 4। सो इसको हम एक चीज़ कर सकते हैं, वी कैन जस्ट सिंप्लीफाई दिस जायंट एक्सप्रेशन फॉर दी होम पोजीशन। और होम पोजीशन में हमने जितने भी रोटरी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, यानी थीटा 1, 2, 3, 4, 5, 6, सारे थीटा को हमने 0 डिग्री के इक्वल माना है। सो जितनी भी कॉस थीटा टर्म्स हैं सारी के सारी 1 हो जाएंगी, और जितनी भी साइन थीटा वाली टर्म्स हैं वो साइन 0 के इक्वल हो जाएंगी, दैट इज़ 0। सो सारे के सारे कॉस थीटा को 1 पुट कर देना, और सारे के सारे साइन थीटा को 0 पुट कर देना। ये जो पूरा एक्सप्रेशन दिख रहा है इसमें, देन अल्टीमेटली जब आप ये करोगे सो यू विल गेट दिस। सो दिस इज द ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, यानी कि कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर द होम पोजीशन। सो ये एक सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है, इसको हम डिराइव कर सकते हैं, और यहाँ से हम एक फिजिकल एंड मैथमेटिकल इंट्यूशन निकालेंगे। हम इस एक्सप्रेशन को यूज़ करके अपने फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स के कोऑर्डिनेट फ्रेम्स को वेरीफाई करेंगे कि मैथमेटिकली जो आंसर आ रहा है वो कोऑर्डिनेट फ्रेम की असाइनमेंट को मैच कर रहा है कि नहीं, और ये हम करेंगे नेक्स्ट पोर्शन में। सो अब हम अपने होम पोजीशन के लिए ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को वेरीफाई करते हैं। सो दिस इज़ द कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स सिंप्लीफाइड फॉर द होम पोजीशन, और ये अपने हैं कोऑर्डिनेट एंड रेफरेंस फ्रेम्स जो हमने डीएच एल्गोरिदम यूज़ करके असाइन करे थे। सो जब आप इसके फर्स्ट कॉलम को देखते हो, सो व्हेन यू सी द फर्स्ट कॉलम ऑफ द रोटेशन मैट्रिक्स, सो यहाँ पे एक एलिमेंट है -1, सो दिस एलिमेंट इज़ -1, और ये जो एलिमेंट है ये होता है u कैप डॉट z कैप, और दोनों की वैल्यू है -1। दैट मीन्स u कैप और z कैप के बीच का एंगल होना चाहिए 180 डिग्री। सो मैं बनाता हूँ अपनी u कैप। सो दिस इज़ u कैप, यानी कि मूविंग फ्रेम की x एक्सिस, और ये है z कैप। सो z कैप, दिस इज़ z कैप। सो एज यू कैन सी u कैप आ रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, z कैप आ रहा है वर्टिकली अपवर्ड। सो दोनों के बीच में एंगल कितना है, दोनों के बीच में एंगल है 180 डिग्री का, बिकॉज देयर डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू -1। अब हम देखते हैं अपने सेकंड कॉलम को। सो ये हो गया अपना सेकंड कॉलम। सो इसमें अपना एक एलिमेंट -1 है, सॉरी एक एलिमेंट 1 है, सो दिस एलिमेंट इज़ 1। सो ये होता है अपना v कैप डॉट y कैप, दोनों की वैल्यू है 1। दैट मीन्स दोनों के बीच में एंगल होना चाहिए 0 डिग्री का। सो सबसे पहले हम बनाएंगे v कैप। सो v कैप होता है अपने मूविंग फ्रेम का y एक्सिस, सो दिस इज v कैप, और जो y कैप होता है दैट इज द y एक्सिस ऑफ द फिक्स्ड फ्रेम। सो ये अपने फिक्स्ड फ्रेम की y एक्सिस, दोनों के बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री, बिकॉज दिस इज ऑल्सो पॉइंटिंग इनसाइड द कंप्यूटर स्क्रीन एंड दिस इज ऑल्सो पॉइंटिंग इनसाइड द कंप्यूटर स्क्रीन, देयरफॉर दोनों के बीच में एंगल है 0 डिग्री। अब अपना थर्ड कॉलम है 1, 0 एंड 0। सो इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी वैल्यू है 1, सो दिस इज इक्वल टू 1, सो दिस इज 1, और ये होता है w कैप डॉट प्रोडक्ट x कैप, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 1 है, दैट मीन्स दोनों के बीच में एंगल होना चाहिए 0 डिग्री। सो अगर मैं अपने w कैप को बनाऊं, सो मूविंग फ्रेम की z एक्सिस को ही हम w बोलते हैं, सो दिस इज w कैप, और जो x कैप है मतलब फिक्स्ड फ्रेम की x एक्सिस, यानी कि x0। सो दोनों के बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री, बिकॉज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ w कैप, और यही अपना डायरेक्शन है x कैप का, दोनों पैरेलल हैं, देयरफॉर दोनों के बीच में एंगल है 0 डिग्री। अब हम देखते हैं अपने फर्स्ट एलिमेंट को। सो दिस इज नथिंग बट dx, इसका मतलब है कि मूविंग फ्रेम का ओरिजिन, यानी कि ये पॉइंट जो है इसका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द फिक्स्ड फ्रेम, यानी कि फ्रेम 0 के ओरिजिन से फ्रेम 6 के ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ x0 की डायरेक्शन में, क्या यह डिस्टेंस a2 प्लस d4 प्लस d6 है। सो इसको हम यहाँ से वेरीफाई कर लेते हैं। सो ये जो डिस्टेंस है दिस इज a2, सो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a2, फिर ये जो डिस्टेंस है दिस इज d4, यहाँ से यहाँ तक का d4 और d6, सो दिस इज d6, और d5 अपना 0 है, ठीक। सो अगर मैं अगर मैंने a2 को ऐड कर दिया d4 में और d6 में, तो मेरे पास फ्रेम 0 के ओरिजिन से
फ्रेम 6 के ओरिजिन तक का डिस्टेंस आ जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ Z0. सो दिस इज़ वेरीफाइड फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ट्रांसलेशन मैट्रिक्स. अब अपना सेकेंड एलिमेंट है D3. D3 होता है अपने फ्रेम 6 का जो ओरिजिन है उसका डिस्टेंस फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन ऑफ फ्रेम 0 इन द डायरेक्शन ऑफ Y0. सो Y0 है कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर. इन द थर्ड डायमेंशन हमारा डिस्टेंस कितना है, दैट इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस, ये वाला. सो ये अपना गिवन है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, इट इज़ गिवन बाय D3. ठीक है, बिकॉज अपना जो फ्रेम 6 है वो इसी पोजीशन पे है, बिकॉज दिस इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस. ये डिस्टेंस अपना वर्टिकल है, ना कि कंप्यूटर स्क्रीन के इनसाइड वाले डायरेक्शन में है. तो ये वाला जो डिस्टेंस है इसका लेवल D3 है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट, यानी कि ओरिजिन ऑफ फ्रेम 0 से लेके ओरिजिन ऑफ फ्रेम 6 का डिस्टेंस इन दिस डायरेक्शन इज इक्वल टू D3, और ये हमारा dy के बराबर होता है. सो दिस इज गिवन बाय सेकेंड एलिमेंट. अब जो अपना थर्ड एलिमेंट है दैट इज dz, इसकी वैल्यू है A3. सो ये जो अपना थर्ड एलिमेंट है दैट इज dz. इसका मतलब है कि जो अपना ओरिजिन ऑफ फ्रेम 6 है इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ फ्रेम 0 इन द डायरेक्शन ऑफ Z0. सो ये जो डिस्टेंस है इसको जब आप नापोगे सो दैट इज़ नथिंग बट इक्वल टू A3, बिकॉज यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस इज़ गिवन बाय दिस. अब ये 3D में है, सो हो सकता है आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही हो, बट इसको एक बार ड्रॉ करके एनालाइज करके देखोगे. सो दिस डिस्टेंस इज़ नथिंग बट इक्वल टू A3. ओरिजिन ऑफ फ्रेम 6 का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ फ्रेम 0 इन द डायरेक्शन ऑफ Z0 इज़ नथिंग बट A3. सो दिस इज़ गिवन बाय dz. सो इसी के साथ हमने अपने फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स मॉडल को वेरीफाई कर लिया फॉर द होम पोजीशन. And with this we finally conclude this derivation of the forward kinematics of Puma 560 robot. So if you are having any doubts or any difficulties, you can just write down in the comment section. So thank you very much for watching this video.